हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ऐप का नाम है शार्प लर्निंग। वहां पर भी लोग ये लाइव देख रहे हैं। थोड़ा फॉन्ट का साइज़ बढ़ाइए, आप जो कमेंट्स आ रहे हैं उन सबको देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी अब। ओके, तो 19 फरवरी आज का इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हम आपको बता रहे हैं। और उसमें बड़ी बात ये है, जो हॉट टॉपिक है दुनिया भर में चल रहा है, कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो समाप्त होने वाला है। लेकिन उसका खामियाजा जो है ना, यूक्रेन को बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। और जो शर्तें अमेरिका ने रख दी हैं यूक्रेन पर, कि यूक्रेन से कह दिया कि $500 बिलियन हमें चाहिए, तो आर्थिक उपनिवेश की स्थिति यूक्रेन की देखने को मिलेगी आने वाले वक्त में। ठीक है, तो और भी कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं और एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर डिटेल बात करेंगे आपके सामने। क्या है प्रश्न होगा यहाँ पर कि यूक्रेन रूस युद्ध रोकने के लिए अमेरिका और रूस की पहली बैठक किस देश में हुई है? आंसर क्या होगा इसका? सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी जो है ना रियाद, वहाँ पर यह मीटिंग की गई है। और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में, कि लैंडमार्क टॉक हुआ है रियाद में। रशिया और यूएस एग्री हो गए हैं कि यूक्रेन वार को ख़त्म कर दिया जाए। अब पूरी जो वार है ना, उसका नाम भी एक तरह से अखबारों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेंज होता जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? यूक्रेन वार लिखा जा रहा है। अब रशिया यूक्रेन वार कई जगह देखेंगे आप कम लिखा जाएगा, क्योंकि पूरी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति जो है वो ट्रंप के आने के बाद बहुत कुछ बदल चुकी है। तो ये जो मीटिंग हुई है कहाँ पर हुई है? रियाद में हुई है। एक बार मैप के जरिए भी देख लेते हैं। प्यारा भारत है अपना, और ये सऊदी अरेबिया है जो रेड कलर में आपको दिख रहा है। उसी के बीचों बीच इस जगह पर रियाद उसकी राजधानी है। और खास बात है कि इस मीटिंग में, यानी यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए यूक्रेन के बिना ही मीटिंग हुई है। यूक्रेन को बुलाया भी नहीं गया। रूस और अमेरिका ने मिलजुल कर बैठक कर ली 18 फरवरी को। ठीक है, और इस मीटिंग में, ये मीटिंग के फोटोग्राफ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये रहे फोटोग्राफ। और इसमें न तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को बुलाया गया, और न ही उनके किसी भी डेलीगेशन को या मेंबर को, प्रतिनिधि को, किसी को भी नहीं। ये कहा जा रहा है कि बाद में उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों देशों के, यानी इस तरफ आप देख रहे हैं अमेरिका के प्रतिनिधि हैं, इस तरफ रशिया के प्रतिनिधि हैं, और ये सऊदी अरेबिया के जो प्रतिनिधि हैं वो हैं। तो यहाँ पर मीटिंग चल रही है, और दोनों देशों के जो, अगर हम देखेंगे कौन कौन इसमें हिस्सा लिया, तो अमेरिका के जो विदेश सचिव कहिए, उनको विदेश मंत्री भी कहते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी कहिए, वो मार्क रूबियो हैं। ठीक है, उनके साथ एनएसए हैं वहाँ के अमेरिका के, माइक वॉल्ट, और मिडिल ईस्ट के स्पेशल दूत हैं स्टीव विटकॉफ। और इधर जो रशियन डेलीगेशन है ना, उसमें ये फोटोग्राफ आप चेहरा जानते होंगे। ये कौन है? पुतिन के विदेश मंत्री हैं रशिया के। क्या नाम है? सर्गेई लावारोव। इसके अलावा पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव, और भी कई इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटी थे दोनों देशों के, वो सब इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब क्या हुआ क्या है? सबसे पहले तो ये तय किया कि इस युद्ध को ख़त्म करेंगे। उससे पहले इन दोनों ने तय कर लिया है कि अमेरिका और रूस मिलकर अपने रिश्ते को सुधारेंगे। इस मीटिंग में सबसे बड़ी जो डिसीजन हुई है, और सहमति बनी है कि दोनों देश जल्द ही अपने दूतावासों को चालू करेंगे। आपको बताऊं कि जो यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद से यूक्रेन, अगर हम मैप पे देखेंगे तो यूक्रेन जो है ना वो यहाँ पर है, इधर वाला यूक्रेन है। लेकिन जब से यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ, तो उसके बाद शुरू हुआ, तो अभी 3 साल होने को है। तो ऐसा है, रूस और अमेरिका के बीच में जो ना वो डिप्लोमेटिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। हालात यहाँ तक हो गए थे कि दोनों देशों के बीच अभी जो दूतावास है वो बंद है। दोनों देशों ने अपने अपने जो एक दूसरे के जो स्टाफ थे दूतावास के, उन सबको निकाल दिया था। 3 साल से दूतावास बंद पड़े हैं दोनों देशों में, एक दूसरे देशों के। तो पहली बात कि ये दोनों जो हैं वो पहले अपने संबंध सुधारेंगे। और मुख्य तौर पर जो है ना, यूक्रेन के मुद्दे पर 3 बातों पर सहमति जताई गई है। कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लें, फिर आगे बताएंगे कि क्या अमेरिका जो है ना किस तरीके से आर्थिक तौर पर बंदिशें और आर्थिक रूप से एक तरह से उपनिवेश के तौर पर बनाने जा रहा है यूक्रेन को।
तो यूक्रेन को लेकर क्या जो तय हुआ है, ये जो शांति समझौता है, इसमें ये हुआ है कि दोनों देश जो है ना मिलकर टीम बनाएंगे, ठीक है, और लगातार बातचीत रखेंगे। अमेरिका ने कहा कि बैठक का मकसद होगा कि उस युद्ध को यानी वॉर को अस्थायी रूप से खत्म किया जाए, ठीक है। और अमेरिका ने यह भी कहा है कि शांति बहाली करने की कोशिश में किसी न किसी तरीके से यूक्रेन और यूरोप को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है, और ऐसा हल निकालेंगे कि युद्ध से प्रभावित हर पक्ष उसको ये स्वीकार हो, ठीक है। अब देखते हैं कि वर्तमान हालत क्या है इस युद्ध की, यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें क्या हालत है। चलते हैं वहाँ, प्यारा भारत है ये, और इधर विशालकाय ये रशिया है, और इसका पड़ोसी यूरोप में ये है, यहाँ पर ये यूक्रेन है। 3 वर्षों से युद्ध चल रहा है, और उसके 20% हिस्से पर अगर हम देखेंगे मैप में, एक तो क्राइमिया को 2014 में ही कब्जा कर लिया था, उसके अलावा ये जो बहुत सारे इलाके हैं, करीब 20% इलाके, इस पर रूस का कब्जा हो चुका है, ये इतने सारे इलाके पर, ओके, ये स्थिति है। और अमेरिका ने ये कहा है कि युद्ध के बाद शांति की बहाली की कोई भी गारंटी यूरोप की तरफ से होनी चाहिए, ये भी कह दिया है साथ में। और यूरोप को पहली मीटिंग में बुलाया भी नहीं गया। यूरोपीय देशों को ये भी कहा अमेरिका ने कि यूरोपीय देशों को रक्षा पर खर्च बढ़ाना होगा, क्योंकि बहुत सारे फंड अमेरिका दिया करता था नेटो के बहाने। तो एक और बात है कि रूस ने भी अभी कहा है कि यूक्रेन में यूरोपीय सेना तैनात करना मंजूर नहीं है, और यहाँ तक कि नेटो का आना यूक्रेन में रूस के लिए खतरा है, तो यानी मेंबरशिप बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, तभी ये शांति हो पाएगी। और मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बात सामने आ रही है कि अब रूस जो है ना वो यूक्रेन की कब्जाई जमीन वापस नहीं लौटाएगा। ये जो हिस्सा है ना पूरा, अब ये कह रहा है रूस की ये हमारा हो गया, हम तो ना लौटाने जा रहे हैं इसको। अब देखिए कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ है, यूक्रेन हुआ। उसका प्रभावित कौन हुआ है, यूरोप के तमाम देश हुए। उनको बहुत सारे तरह के संकट झेलने पड़ रहे हैं, आर्थिक तौर पर, इसके अलावा बहुत कुछ तरीके से ऊर्जा का संकट बहुत बड़ा झेलना पड़ा इन तमाम यूरोपीय देशों को इस लड़ाई के चक्कर में। तो ये जो वार्ता हुई ना, उसमें जो यूरोपीय देश हैं उनको अभी इन्वॉल्व नहीं किया गया, बाद में इन्वॉल्व किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको देखते हुए फिर यूरोपीय देशों के नेताओं ने पेरिस में एक मीटिंग की। एक बार फोटोग्राफ दिखाता हूं, ये देखिए। इसमें एक आध के चेहरे मुस्कुराते हुए दिखेंगे, बाकी के जो चेहरे हैं ना बहुत डल दिखेंगे। जैसे इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, फ्रांस के ये राष्ट्रपति हैं, ये ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सब टॉप लीडर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये जो मीटिंग हुई इसमें नेटो के प्रमुख भी शामिल हुए, और हालांकि कुछ यूरोपीय देश नहीं शामिल हुए, जैसे स्लोवाकिया, हंगरी, ये सब नहीं शामिल हुए। लेकिन इस मीटिंग में कोई भी आम सहमति नहीं बनी। इन लोगों को बड़ी दिक्कत थी कि अमेरिका और रूस मिलजुल कर मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमें बुलाया ही नहीं जा रहा है इस पूरे मुद्दे पर, हमसे पूछा भी नहीं जा रहा। विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं प्रकाश केरे, वो कहते हैं कि बहुत ही दिलचस्प है कि कभी दुनिया पर राज करने वाले और ज्ञान विज्ञान में अग्रणी रहने वाले यूरोप आज हाशिए पर चला गया है। इन नेताओं की लोकप्रियता अपने देशों में ही गोते खा रही है, और इन्होंने जो पूर्ववर्ती यानी जो बाइडेन सरकार थी अमेरिका में, उसकी शह पर यूक्रेन के मसले पर को युद्ध तक पहुंचा दिया था। और अब उसी अमेरिका ने कह दिया है कि आप अपना देख लो, अपनी सुरक्षा के लिए अपना खर्च बढ़ाओ, ठीक है। और कुछ दिन पहले भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये कह दिया था यूरोपीय जो नेता है ना वो अमेरिका के पिछलग्गू बने रहते हैं, और जल्द ही वो अपने मालिक अमेरिका के पैरों पर गिरेंगे। और तो ये स्थिति हुई है। अच्छा, अब देखिए कि इस पूरे मसले पर, इस युद्ध को खत्म करने में नुकसान किसको है, यूक्रेन को हो रहा है, और नुकसान किसको हो रहा है, यूरोपीय देशों को हो रहा है। यूरोपीय देशों ने क्या किया, रूस से सस्ता जो गैस है, तेल है, वो लेना बंद कर दिया था, और इनको महंगा गैस खरीदना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा गैस खरीदना पड़ रहा है। महंगाई यहाँ पर बहुत आगे बढ़ गई है। अब इसके दबाव में अभी क्या हुआ है कि जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं,
स्टारमर, तो उन्होंने ये कह दिया है फिलहाल कि हम तो अपनी सेना भी भेज सकते हैं यूक्रेन के पास, लेकिन इतना बोलने के बाद फिर उनको चुप रहना पड़ा, क्योंकि मामला अभी ट्रंप जो है वो आ चुके हैं, और ट्रंप ऐसी स्थिति में पूरा कंट्रोल कर रहा है, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है ट्रंप। ठीक है, अब इस पूरे मुद्दे पर यह भी हुआ है कि पुतिन जो है वो कह रहे हैं कि हम जेलेंस्की से भी बातचीत करने को तैयार हैं इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन हम जो जगह है ना, ये जो कब्जा किया है हमने, उसको तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। अब आप देखिए कि एक और बात है कि आखिर क्यों रियाद में ये जो है ना मीटिंग हुई है, सऊदी अरब में ही क्यों हुई, दूसरी जगह भी तो मीटिंग हो सकती थी। तो रियाद में डील जो मीटिंग है उसमें उसके इस डील को जो नेतृत्व कर रहे हैं ना, वो सऊदी अरब के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हो रहा है। और सऊदी अरब जो है ना वो अमेरिका का भी, मतलब ट्रंप के सीधे सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उनका सीधा संबंध जो है, सीधा बातचीत जो होती है, बेहतर रिश्ते वो ट्रंप से हैं, और उधर पुतिन से भी है। ठीक है, ओपेक प्लस की वजह से, ओपेक प्लस में रूस भी है, तो इसलिए उस वजह से उधर उससे भी संबंध अच्छे हैं और ट्रंप से भी संबंध अच्छे हैं। और साथ में अभी तक जितनी बार जो भी चर्चाएं हुई हैं उसमें सऊदी अरेबिया जो है ना वो निष्पक्ष रखने की कोशिश उसने दिखाई है कि यूक्रेन और रूस के इस लड़ाई में निष्पक्ष रहा जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। अब ये देखिए कि पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 11 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की थी फ़ोन पर, यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बातचीत की थी, और कह दिया था कि ये जंग अब खत्म होना चाहिए। और फिर दोनों ये हुए थे कि चलिए बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, और इसी आधार पर बातचीत आगे बढ़ी है। ठीक है, और ये बातचीत जो देखने को मिली है। अब ये पूरी जो स्थिति है आप देख रहे हैं कि क्या हालात हैं। अब इसमें मैं एक खबर दिखा देना चाहता हूँ। ये ब्रिटिश अखबार है, काफ़ी पॉपुलर है वहाँ, द टेलीग्राफ। टेलीग्राफ भारत में भी एक, लेकिन वो दूसरा है। ये ब्रिटिश अखबार है द टेलीग्राफ। उसने खुलासा किया है, क्या खुलासा किया है, उसने पूरा रिपोर्ट दे दी है कि अमेरिका ने जो शर्तें भेजी हैं, किसके पास भेजी हैं, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय में, यानी वोलोदिमीर जेलेंस्की के पास जो रिपोर्ट भेजी है, उससे यही लगता है कि अमेरिका ने यूक्रेन को आर्थिक उपनिवेश जैसी स्थिति में रखने का निर्णय ले लिया है। इस खबर में यह बताया गया, अमेरिका ने यूक्रेन के सामने 500 अरब डॉलर, अगर हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे ना तो 43 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होता है, उसके समझौते की पेशकश रखी है। दरअसल पिछले बाइडेन सरकार में क्या हुआ, जो युद्ध चल रहा था ना यूक्रेन और रूस के बीच में, तो बाइडेन सरकार में काफ़ी कुछ हथियार, मदद, गोला बारूद, रकम और बहुत सारी सहायता पहुंचाई थी, और वो उसका जो कैलकुलेशन किया गया है वो निकला है 500 अरब डॉलर, यानी 43 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। अब अमेरिका कह रहा है कि वो हमको वापस चाहिए। अब हम युद्ध तो आप समाप्त करवा रहे हैं। अब यूक्रेन की हालत इतनी ख़राब है कि वो इस रकम को चुका ही नहीं सकता है, बहुत बुरी दशा है। तो चूंकि वो चुका नहीं सकता है ये रकम, तो इसलिए अमेरिका के कर्जे की वापसी के लिए यूक्रेन जो है ना वो रेयर अर्थ मेटल्स, तेल, गैस समेत अपने जो तमाम अधिकांश प्राकृतिक संसाधन है वो अमेरिका को देगा कि वो उस पर कंट्रोल करे, वो प्रबंधित करे, इस चीज़ को वो पूरा मैनेज करे वहाँ के। अमेरिका यूक्रेन द्वारा जो संसाधन, यूक्रेन के जो संसाधन है उसके दोहन से जो प्राप्त होने वाले जो भी राजस्व होगा, जो भी रेवेन्यू होगा, उसका 50% वो कह रहा है कि हम लेंगे। ठीक है, और भविष्य में अगर कोई तीसरा पक्ष आता है, उसको लाइसेंस दिए जाते हैं, तो जो भी लाइसेंस फी होगी उसका 50% अमेरिका लेगा। ठीक है, और उसका अधिकार होगा, और ये अमेरिकी कानून के आधार पर ये सब कुछ चलेगा। यहाँ तक कि जो यूक्रेन के बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो सब अमेरिका को सौंपना पड़ेगा। अमेरिका और यूक्रेन का एक संयुक्त निवेश कोष बनेगा ताकि दूसरा कोई लाभ न उठा सके, कोई दूसरा देश उठा न सके लाभ।
अब देखिए यहाँ पर यूक्रेन में एक हमें इसे एक ये दिखाने देना चाहता हूँ। ये है यूक्रेन, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये जो है ना यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है ना वो यूक्रेन है, ठीक है। अब यूक्रेन में ये देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ग्रेफाइट, बड़ी मात्रा में ग्रेफाइट है, ठीक है। लिथियम, लिथियम बहुत भयानक मात्रा में है यहाँ पर, ठीक है। दुनिया का बहुत बड़ा रेयर अर्थ मेटल्स इसको कहा जाता है। टाइटेनियम यहाँ पर है, जर्कोनियम यहाँ पर है, अलग अलग आप कोड कलर कोड देखेंगे, यहाँ इस तरफ जर्कोनियम है, ठीक है। नॉन फॉरस मेटल्स हैं बहुत सारे, इसके लिए मतलब आयरन है, मैग्नीशियम है, यूरेनियम है, इन सब का भंडार है यहाँ पर यूक्रेन में। यूक्रेन इन सब का दोहन बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा था, मतलब निकाल नहीं पा रहा था। और पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका की जो कंपनियां थी वो उदासीन थी कि है तो ठीक है। दरअसल इन सब मेटल्स को निकालना यहाँ बड़ा ही कठिन था, लेकिन अब वक्त के साथ कई दशकों में तकनीक बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, तो यहाँ से जो रेयर अर्थ मेटल्स है उसको निकालना आसान हो गया है, गैस निकालना आसान हो गया है, तेल भी निकालना आसान हो गया है, ठीक है। तो चट्टानों को छेद करके ज़मीन के नीचे और उससे ऑयल निकालना, गैस निकालना, ये सब अब तकनीक आ चुकी है। तो अब अमेरिका चाहता है कि इन सब पर उसका कब्जा हो जाए। विदेश मामले के जो विशेषज्ञ हैं, प्रकाश केरे, वो कहते हैं, उनका ट्विटर पर मैं देख रहा था, वो कहते हैं रूस से उलझने की जो शरारत है ना, वो यूक्रेन को बहुत महंगी पड़ गई है। एक तो बड़ा हिस्सा यूक्रेन का हो गया है और बचे हुए हिस्से पर अमेरिका का एक तरह से राज होने जा रहा है। एक बार हम चलते हैं यूक्रेन को दिखाते हैं आपको। ये इतने पे कब्जा हो गया रूस का, और बाकी पर अब अमेरिका आर्थिक तौर पर उसका वर्चस्व होने जा रहा है। यहाँ तक ये भी बात है, ये जो डील हो रही है ना, उसमें द टेलीग्राफ ने समझौते के पूरा प्रारूप को दिखाया वहाँ पर, और लिखा है कि ऐसी शर्तें फर्स्ट वर्ल्ड वार में पराजित जर्मनी पर भी नहीं लगाई गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो पराजित हुआ था फिर से जर्मनी और जापान, उस पर भी लादी नहीं गई थी इस तरह की शर्तें। और अमेरिका ने यूक्रेन से अभी तो कोई युद्ध भी नहीं जीता है, युद्ध में फंसा दिया एक सरकार ने, दूसरी सरकार आई अमेरिका में, ट्रंप, और वो जो है वो कह रहे हैं कि हमें तो पैसा चाहिए भाई, ठीक है। यूक्रेन के पास कर्ज चुकाने का कोई उपाय ही नहीं है, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो उसके पास अमेरिका के अलावा कोई है ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है। तो मतलब अब ये क्या होगा, अब ये होगा कि बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनी, ठीक है ना, वो यहाँ पर आएंगी, अमेरिका के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो आएंगे, और इसके अलावा बड़ी बड़ी कुछ जो बैड बैंक भी कहा जाता है ना, बैड बैंक का नाम आपने सुना होगा, वो क्या करता है, बैड बैंक जो है वो कर्ज खरीद लेता है। तो ऐसे ही वहाँ की कंपनियाँ आएगी बैड बैंक, और वो कर्ज खरीद ले गए इस यूक्रेन का, और फिर यूक्रेन पर एक तरह से आर्थिक तौर पर राज करेंगे। यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट कहा जाता था, अब तो खेती भी बर्बाद हो गई है और वो भी विदेशी कंपनियों के हाथ में जा सकती है। तो ये पूरी स्थिति है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसके परिप्रेक्ष्य में ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अच्छा, इसका जो पूरा पीडीएफ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, शानदार ढंग से मैं नोट्स बनाता हूँ आपके लिए, और अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। अभी आगे और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, वो सब हम लोग लेंगे एक एक करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन कुछ बता दूं आपको, करंट फोर्स मेंबरशिप प्लान जो है ना वो शार्प लर्निंग ऐप पर है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको ऐप दिख जाएगा, वहाँ पर दो तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है और दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है, जिसमें रेलवे, पुलिस, टीचर, इन सब के करंट फोर्स की तैयारी शानदार ढंग से होती है। इसमें पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं और अगले 1 साल तक आपको अपडेट मिलता है, PDF, वीडियो, टेस्ट और टेस्ट सीरीज आपके संबंधित एग्जामिनेशंस के भी होते हैं इसमें। तो देखिएगा, ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, अभी छूट चल रही है, बस 2 दिनों तक छूट है, उसका छूट खत्म हो जाएगी तो ज्वाइन कर लीजिए आप। अब ये भी जो टॉपिक है ना वो बड़ा मज़ेदार है, इस पर भी बात करेंगे हम। अलग तरह का टॉपिक है। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन है कि देश में या देश के किस राज्य में सबसे ज़्यादा 11वीं बार
राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? इस तरह से सवाल आ सकते हैं। अब ये तो कुछ जरूरी नहीं क्या है कि किस राज्य में 2024 में लगाया, ठीक है, तुम आप आंसर दे सकते हैं मणिपुर में। लेकिन अगर ये सवाल हो जाए कि सबसे ज्यादा 11वीं बार आए, ये भी नहीं लिखा जा सकता है फरवरी वाला, आपके ऑप्शन से गायब हो जाए एग्जामिनेशन में। तो 11वीं बार कौन से, तो वो है मणिपुर, ठीक है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए अभी हाल ही में मणिपुर के वो जो मुख्यमंत्री थे पूर्व एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फिर 13 फरवरी को राज्य में यानी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। हालांकि यहाँ पर भाजपा के पास अभी भी विधानसभा में बहुमत है, लेकिन कोई सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाई भाजपा, और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ज़रूरत है राष्ट्रपति शासन की वहाँ पर। मणिपुर में आपको पता होगा, पिछली जो खबरें हैं मैंने कई बार आपको बताया है कि बहुत हिंसा की स्थिति है। 2 कम्युनिटी है, जातीय हिंसा चल रही है मैतेई और कुकी जो समुदाय के बीच में, और एन बीरेन सिंह इसको संभालने में बिल्कुल असफल रहे थे, बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा था यहाँ पर। तो मणिपुर में ऐसा है कि ये 11वीं बार है जब राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, और किसी भी राज्य में अब तक सबसे ज़्यादा बार लगाया गया राष्ट्रपति शासन है। ओके, अगर हम देखें, अच्छा हाँ, मैप में देख लीजिए मणिपुर कहाँ पर है। ये रेड कलर में जो देख रहे हैं आप, ये है मणिपुर, ठीक है। तो अगर हम देखें राष्ट्रपति शासन के पिछले उदाहरणों के बारे में, तो ये कुछ मैप मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है। उसमें देखिए 1950 से अब तक भारत में 135 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, ठीक है। ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो आंकड़े हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। और ये राष्ट्रपति शासन 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया जा चुका है। अब कहेंगे 35 राज्य तो है नहीं भाई, ठीक है। देखिए इनमें से कई राज्य जो ना अब अस्तित्व में नहीं है। वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अब सवाल हुआ कि सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा है, तो ये मणिपुर में 11 बार, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे संख्या के मामले में, तो उत्तर प्रदेश में कितने, 10 बार, टोटल संख्या 10 है, ओके। फिर पंजाब की बात आती है, ये 9 बार, और उसी के साथ जम्मू कश्मीर भी है 9 बार, ठीक है, 9th टाइम। उसके बाद फिर बिहार का स्थान आता है, ये 8th टाइम, 8 बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। फिर पुदुचेरी का स्थान आता है। पुदुचेरी जो है ना वो यहीं पर है, इस जगह पर पुदुचेरी में 7 बार लग चुका है। उसके बाद फिर उड़ीसा को देखेंगे, 6 बार उड़ीसा में, फिर कर्नाटक में, केरल में ये 6 बार लगा है। गुजरात में 5 बार, गोवा में 5 बार, पश्चिम बंगाल में 5 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए। अब अगर हम कहेंगे, पूछेंगे कि टोटल अवधि में बताइए कि जितनी बार भी लगा राष्ट्रपति शासन, उसमें सबसे ज़्यादा समय तक टोटल अवधि में, मतलब कई 4 बार लग गया, 6 बार लग गया, तो टोटल अवधि अगर देखेंगे तो किस में सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में लंबी समय तक। टोटल अगर हम राष्ट्रपति शासन की को जोड़ेंगे तो अभी तक जम्मू कश्मीर जो है ना वो 12 वर्ष 9 महीने तक राष्ट्रपति शासन झेल चुका है। पंजाब जो है ना वो 10 वर्ष 7 महीने तक राष्ट्रपति शासन झेल चुका है, ठीक है। ये टोटल काउंट करके मैं बता रहा हूँ, सिंगल नहीं। उत्तर प्रदेश 4 साल 7 महीने और मणिपुर 4 साल 1 महीने से भी ज़्यादा, लेकिन मणिपुर संख्या में नंबर 1 है। टोटल में अगर देखेंगे, टोटल जितने भी बार लगा और उस सबको काउंट कर लिया तो फिर ये 4th पोजीशन पे। अब अगर हम देखेंगे कि सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा है, एक ही बार में सबसे लंबे समय तक, तो देखिए जम्मू कश्मीर में 6 साल 264 दिन, ये 19 जुलाई 90 से लेकर अक्टूबर 96 तक। उस समय बहुत ज़्यादा वहाँ पर जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की स्थिति थी और आतंकवाद बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में ही लगा 2019 से, यानी अक्टूबर 2019 से 13 अक्टूबर 2024 तक 4 साल 348 दिन। पंजाब को देखेंगे तो वहाँ पर
जो है लंबे अवधि में हम देखेंगे तो 4 साल 288 दिन। और भी एक बार की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। वैसे पंजाब में तो जो कई बार राष्ट्रपति शासन लग चुका, 9 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे राष्ट्रपति शासन को लेकर जो मैंने बताया। होता क्या है राष्ट्रपति शासन? देखिए, ये अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 365 के तहत एक प्रावधान है जिससे राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको बताऊं कि जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसमें इसके तहत, इस धारा के तहत नहीं लगाया जाता है, 365 के तहत नहीं लगाया जाता। जैसे जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है ना, जो जिससे बदलाव किया गया था, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया था, उसको लद्दाख को हटा के, तो उसके आधार पर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। दरअसल राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? ऐसी स्थिति में दरअसल जब राज्य के राज्यपाल रिपोर्ट देते हैं या अन्य इनपुट आती है, उसके आधार पर ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। फिर जो भी पूरी सत्ता है, पूरी जो सरकार है, वो राज्यपाल के हाथों में एक तरह से आ जाता है। मतलब केंद्र के पास कंट्रोल होता है, वहाँ की विधानसभा की शक्तियाँ संसद को स्थानांतरित हो जाती हैं। तो राज्यपाल जो है वो प्रमुख व्यक्ति वहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति की उद्घोषणा जो होती है कि राष्ट्रपति शासन जिसे मणिपुर में लगा दिया गया है, तो है ना, हाँ जी 356, अनुच्छेद 356 के तहत ये प्रावधान है। मलिंगा बॉलर बॉय, ठीक कह रहे हैं आप। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, ओके। अच्छा, एक बार जब राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा कर दी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो फिर उसको संसद के सामने रखा जाता है और दोनों सदनों से इसकी पुष्टि की जाती है 2 महीने के अंदर में, ठीक है। और हर 6 महीने पर राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। 3 साल की अवधि मतलब लगातार रिन्यू किया जा सकता है। कुछ शर्तों के आधार पर जो है वो उसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, 3 साल से ज़्यादा भी किया जा सकता है जब बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब हो, और रद्द तो कभी भी किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, 356 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे। जनवरी 2025 में देश में खुदरा मुद्रास्फीति कितनी रही है? खुदरा महंगाई दर की बात कर रहे हैं हम। आंसर क्या होगा? 4.31%। ये खुदरा महंगाई दर रही है, और ये आरबीआई की जो एक लिमिट है ना सहने की क्षमता, तो उसके अंडर में ही ये देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये आंकड़ा आप कहेंगे कि जनवरी का फरवरी में क्यों बता रहे हो? तो अभी हाल ही में फरवरी में ये आंकड़ा आया है, ठीक है। ये इन्फ्लेशन की जो रिपोर्ट है वो आई है, और महंगाई की वजह क्या है 4.31% की? तो मुख्य तौर पर जो खाद्य पदार्थों की कीमतें जो हैं उसको लेकर ये बताई जा रही हैं, ओके। हालांकि पिछले यानी अगर हम दिसंबर की बात करेंगे तो उसकी तुलना में खुदरा मुद्रास्फीति, खुदरा महंगाई दर जो है ना वो कम है। दिसंबर में 5.22% था, और अभी 4.31% ये हम लोग देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो अब सवाल होगा कि ये खुदरा महंगाई दर को कौन जारी करता है? तो NSO जारी करता है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जारी करता है, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसके अंतर्गत आता है। हिंदी में कहेंगे तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कैसे तय होती है खुदरा महंगाई दर? जो कैसे तय की जाती है, तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए तय की जाती है, ठीक है, CPI के जरिए। इसमें जो तमाम खाद्य सामग्री है, फल, कपड़े, जूते, घर, ईंधन, बिजली, इन सब की जो महंगाई है गणना वो पिछले साल के तुलना में की जाती है, उसी वक्त, उसी महीने। और एक ग्राहक के तौर पर जो आप रिटेल मार्केट से, एक दुकान से जो सामान खरीदते हैं, उसमें जो पिछले साल उसी वक्त जो कीमत थी और आज क्या कीमत है, उसके आधार पर ये तय किया जाता है, ठीक है। महंगाई कैसे प्रभावित करती है? तो महंगाई देखिए ये सीधा परचेजिंग पावर से है इसकी स्थिति। अगर महंगाई जो है ये हम देख रहे हैं कि 4.31% है,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपये में जितना आप सामान खरीद रहे थे पिछले साल जनवरी 2024 में, तो 2025 में आप उसका इतना मतलब ये कम हो गया, इसका मूल्य जो है ना वो 100 रुपये का, यानी उस सामान की कीमत बढ़ गई। तो 100 रुपये में आप एक सामान खरीद रहे थे, अब वो आपको ज़्यादा में मिल रहा है, तो मतलब क्या हुआ, 100 रुपये की वैल्यू 4.31% जो है गिर गई है, कम हो गई। ठीक है, ये एक्चुअल में स्थिति में ये होता है। ओके, अब ये महंगाई सब जो है ना, ये महंगाई वो आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, तो उसके लिए वो आरबीआई लिक्विडिटी को कम या ज़्यादा करता है। अगर महंगाई ज़्यादा हो रही है तो फिर वो लिक्विडिटी को मार्केट से कम कर देता है रेपो रेट के जरिए। रेपो रेट एक टूल है जिससे कि महंगाई को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, और अगर आप कहेंगे कि आरबीआई के लिए, आरबीआई के अनुसार जो महंगाई की सीमा क्या है, तो आरबीआई ने एक तय की हुई है कि इतनी सीमा रहनी चाहिए महंगाई में। पता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि महंगाई जो है 0% ही रह गया। ठीक है, 0% भी अच्छी बात नहीं है अर्थव्यवस्था की तरक्की के लिए। तो एक सीमा बनाई हुई है आरबीआई के द्वारा कि 4% जो है वो महंगाई दर अगर है तो वो ठीक है, 4%। और इसमें हालांकि 2% की गुंजाइश की गई है कि +2% और -2% इतना है, यानी 2 से 6% के बीच में अगर महंगाई दर है तो वो आरबीआई मानता है कि ये ठीक है। ठीक है, 2% से अगर कम है तो आर्थिक विकास के लिए सही नहीं माना जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। और हाँ, कई सारे लोग जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं, तो इन सब का जवाब मैं इस वीडियो के आखिरी हिस्से में दूंगा, लाइव सेशन के आखिरी हिस्से में। अगला प्रश्न होगा कि भारत में थोक महंगाई दर जनवरी 2025 में कितनी थी। आंसर होगा 2.31%। कितना है, 2.31%। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, होलसेल थोक महंगाई 2.31%। तो ये है, ईंधन की जो दरें हैं वो नियंत्रित रह गई हैं, इसलिए ये बताया जा रहा है कि महंगाई, थोक महंगाई दर जो है ना वो ये ठीक है, 2.31%। अब थोक महंगाई दर कौन जारी करता है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT, इसकी ओर से ये रिपोर्ट जारी की जाती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, जबकि खुदरा महंगाई दर जो है ना वो NSO जारी करता है। ठीक है, और थोक महंगाई दर ये जारी करता है। ओके, थोक महंगाई दर क्या है, मतलब थोक महंगाई मतलब कि जो आप जिस दुकान से सामान खरीदते हैं वो किससे खरीद रहा है, थोक में जो सामान खरीद रहा है, तो उसके लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स होते हैं, WPI कहते हैं शॉर्ट में इसको। तो उसी के आधार पर यह तय किया जाता है, मतलब कि एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से जो कीमत वसूलता है उसकी स्थिति कैसी है, तो उसमें ये तय किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 12 फरवरी को। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है, थीम है विचारों से प्रभाव तक प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप के लिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। ये है इस बार की थीम। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है ना वो NPC यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उसकी स्थापना की याद में मनाया जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 12 फरवरी 1958 को, 1959 को ये किया गया था, रजिस्टर किया गया था। ठीक है, तो स्वायत्त निकाय है जो कि जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने के लिए ये काम करता है। ठीक है, तो इस वक्त उत्पादकता बहुत ज़रूरी है। भारत जैसे जो विकासशील देश हैं उसमें उद्यमिता और स्टार्टअप जो बढ़ रहे हैं, तो यहाँ ये सब महत्वपूर्ण जो है वो उत्पादकता की बात होती है। अब बात यहाँ क्वेश्चन देखिएगा आप, थोड़ा सा अंतर है। पिछला वाला जो था वो दिवस था और ये वाला जो प्रश्न है वो सप्ताह की बात हो रही है। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब मनाया जाता है, तो वो है 12 से 18 फरवरी तक। ठीक है, 12 से 18 फरवरी तक ये गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित किया जाता है उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है। आगे और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, वो भी लेंगे।
हाँ चलिए, अगला ये है कि यूनानी दिवस तो है 11 फरवरी को, ठीक है। और इस बार की जो थीम है वो है एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार, आगे की राह। ओके, तो ये है इस बार की थीम। और क्यों मनाया जाता है ये? तो प्रसिद्ध यूनानी विद्वान मोहम्मद अजमल खान, उनको हकीम अजमल खान भी कहा जाता है, तो उनकी जयंती पर ये मनाया जाता है। और ये भारत सरकार द्वारा, यानी भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसके द्वारा ये दिवस घोषित है। पहली बार 2017 में मनाया गया था ये दिवस 11 फरवरी को, ठीक है। देखिए यूनानी जो चिकित्सा है वो तो बहुत लंबे समय से है, लेकिन अजमल खां है उन, ये माना जाता है कि उन्होंने इसका काफ़ी विस्तार किया था, इसका प्रभाव काफ़ी बढ़ाया था, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो है ना, एक और क्वेश्चन, तो वो पिछले दिनों के करंट अफेयर्स में रह गया था, तो उसको मैं भी कर देता हूँ पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न होगा कि अमेरिका यानी यूएसए ने फरवरी 2025 में किस इंटरनेशनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी। इस पर प्रतिबंध लगा दिया। 6 फरवरी को ही ये प्रतिबंध लगाया गया। और अमेरिका ने ये क्यों प्रतिबंध लगाया? क्योंकि आईसीसी ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और उसके जो पूर्व रक्षा मंत्री थे योव गैलेंट, उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। आईसीसी ने ये किस लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था? तो गाजा में जो युद्ध अपराध हुए हैं, मानवाधिकार हनन हुआ है और नरसंहार की जो बातें हैं, उस मामले को लेकर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था इन दोनों के खिलाफ। और हमास के भी जो पूर्व कमांडर था उसके खिलाफ भी जारी किया गया था। तो अब आईसीसी पर बैन लगा दिया है अमेरिका ने और कहा है कि उससे जुड़ी हुई कोई भी गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब एक बार इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में समझ लेते हैं, देख लेते हैं ये कहाँ पर है। द हेग में है। एक बार मैप के जरिए चलते हैं। ये प्यारा भारत है और चलते हैं यूरोप की ओर, और यूरोप में है नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है ना, वो यहाँ पर आप जो रेड कलर में देख रहे हैं ये नीदरलैंड है और उसी की राजधानी है, मुख्यालय द हेग, ठीक है। नीदरलैंड में ही, नीदरलैंड की राजधानी तो एम्स्टर्डम है। जो वहाँ पर द हेग एक जगह है, तो वहाँ पर जो है ना वो मुख्यालय है इसका आईसीसी का, ठीक है। और ये अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अलग है। आईसीसी अलग है और आईसीजे अलग है, ठीक है। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वीडियो। और इसके प्रेसिडेंट हैं टोकोमो अकाने। क्या नाम है? टोकोनो अकामे। इसकी स्थापना जो हुई थी ना वो 1 जुलाई 2002 को हुई थी। और ये कोर्ट इंटरनेशनल ट्रीटी रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसके तहत बना था। और वो जो ट्रीटी है यानी संधि है वो साइन की गई थी 17 जुलाई 1998 को। इसके जो सदस्य देश हैं 123 हैं और इनमें से 31 देश ऐसे हैं जिन्होंने रोम समझौते पर सिग्नेचर तो कर दिए हैं लेकिन मान्यता नहीं दी है। और उनमें अमेरिका, रूस, यूक्रेन सहित कई सारे देश हैं। तो इसलिए पूरी तरह से ये मेंबर भी नहीं है। भारत जो है उसने सिग्नेचर नहीं किया हुआ है, चीन ने भी इस संधि पर, इसलिए भारत जो है ना आईसीसी का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो ग्रीन कलर देख रहे हैं वो सब जो है ना वो इसके मेंबर हैं, ओके। तो आईसीसी का अधिकार क्षेत्र क्या है? अधिकार क्षेत्र केवल उन्हीं देशों में है जिसने रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ट्रीटी उस पर साइन किया हुआ था, ठीक है। और तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये किस तरह के जो अपराध हैं उसके लेकर काम करता है ये? तो नरसंहार, ठीक है, जेनोसाइड, मानवता के खिलाफ अपराध, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, युद्ध अपराध यानी वॉर क्राइम्स, और आक्रामकता का अपराध यानी द क्राइम ऑफ एग्रेशन, इसके खिलाफ ये काम करता है, ठीक है। तो ये मुद्दा था और इसी वजह से अमेरिका ने जो ना आईसीसी पर यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर बैन लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक और प्रश्न लेंगे। अमेरिका ने फरवरी 2025 में किन संगठनों से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है? आंसर होगा
ए और बी दोनों, यानी यूएनएचआरसी और यूएनआरडब्ल्यूए। यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। और यूएनआरडब्ल्यूए का फुल फॉर्म क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी। ठीक है, तो ये इन दोनों से कहा है कि अब हम जो है ना वो बाहर निकल रहे हैं इन दोनों संगठनों से। डब्ल्यूएचओ से तो पहले ही निकल चुका है वो, और ये दोनों से भी वो अलग हो रहा है। ठीक है, क्यों बाहर हो रहा है ये? तो कहा कि जो मानवाधिकार परिषद है वो काम नहीं कर रहा है ठीक से, और ये जो है वो हमास को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है, तो इसलिए हम इससे अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे। एक और प्रश्न लेते हैं। अमेरिका के बाद किस देश ने यूएनएचआरसी यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा इजराइल। इजराइल ने भी घोषणा कर दी है कि वो हट रहे हैं। एक ही दिन बाद, अमेरिका ने जिस दिन घोषणा की उसके अगले दिन कह दिया कि हम भी अलग हो रहे हैं और इसकी किसी भी मीटिंग में हम शामिल नहीं होंगे। दरअसल यूएनएचआरसी ने ना कई बार गजा में जो हमले हुए, इजराइल के द्वारा जो मिसाइल हमले हुए और वहाँ जो बहुत सारे अत्याचार हुए, तो उसको लेकर कटाक्ष किया था। तो इस वजह से जो है ना वो अलग होने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और अगर आप शानदार ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स का मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, देख सकते हैं आप। ओके, और एक बार देख लेते हैं कि आप सबने जो कमेंट्स किए थे उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए अंजलि कुमारी सर क्लास अभी ज्वाइन किया है। पूरा देखिए, शुरू का तो और शानदार ढंग से है। ठीक है, शुरू वाला यूक्रेन वाला जो मुद्दा है उस पर काफ़ी विस्तार से मैंने बताया है आपके एग्जाम